हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निफाई। आज हम क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 लॉज ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लॉज ऑफ मोशन थे वो हमें न्यूटन ने दिए थे 17th सेंचुरी के अंदर। जो लॉज ऑफ मोशन है वो तीन प्रिंसिपल्स है जो हमें ऑब्जेक्ट कैसे मूव करते हैं, कैसे फोर्सेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये हमें डिटेल में बताते हैं। तो पहला लॉज ऑफ मोशन क्या था? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। उसका क्या कहना था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना की गई हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉल है, मान लीजिए फुटबॉल ग्राउंड पे पड़ी है, ऐसे पड़ी है, रेस्ट पे है, जब तक उस पर हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो मोशन में नहीं जाएगी। अगर उसको कोई किक नहीं करेगा, ऐसे पड़ी रहेगी, तो रेस्ट पे ही रहेगी। जैसे उसको किसी ने किक कर दिया, उस पर फोर्स अप्लाई कर दी, तो जो बॉल है वो मोशन में आ जाएगी। पर जो बॉल है वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, जब तक उसको कोई रोके ना। अगर जो बॉल है, फुटबॉल जिसको किक किया है, अगर वो स्लिपरी सरफेस पे है जहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है, वहाँ पे वो बॉल मूव करती रहेगी कंटिन्यूसली। वो रुकेगी नहीं जब तक उसको कोई रोकेगा नहीं। अगर कोई वही बॉल सिंपल ग्राउंड में है तो वहाँ पे मोशन में आने के बाद वो थोड़े टाइम के बाद खुद ही रुक जाएगी, क्योंकि वहाँ पे उसको अपोज कर रही है फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि एक्सटर्नल फोर्स है, वो उस पर अप्लाई होगी। तो फुटबॉल मोशन के बाद रेस्ट पे आ जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है, तो वो मोशन में रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। फिर उसके बाद आता है न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी इसको हम बोलते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है। जितनी ज़्यादा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगी उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जो फोर्स है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। जितने ज़्यादा फोर्स उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, हैवी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए हमारे पास बॉल है, 1 kg की बॉल है, हमने उसको थ्रो करना है तो उसके लिए हमें कम फोर्स लगेगी। अगर सेम केस में हमारे पास 10 kg की बॉल है तो उसको हमने थ्रो करना है तो उसके लिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने पड़ेगी। जितना ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होगा उतनी ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस हमें करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट उतनी ज़्यादा हमें फोर्स उसको मूव करने के लिए, पुश करने के लिए अप्लाई करनी पड़ेगी। और जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ये था न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसकी एक एग्जांपल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में भी होती है। कोई रॉकेट है, वो हवा में जा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो जितनी ज़्यादा उस पर फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में उतनी ही वो जितनी ज़्यादा फोर्स उस पर लगाएंगे वो उतना ही एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, अभी हैवी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे तो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, लेस हैवी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे तो कम फोर्स लगानी पड़ेगी। तो यहाँ से फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है। ठीक है, और इसमें क्या है? वही सेम चीज़ यहाँ बोला है कि फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। हैवियर ऑब्जेक्ट नीड्स मोर फोर्स। ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। कांस्टेंट फोर्स मींस लेस एक्सेलरेशन विद मोर मास। कांस्टेंट फोर्स है तो कम एक्सेलरेशन होगी और मास ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद आता है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम बोलते हैं द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड एज एक्शन रिएक्शन। इसका क्या डेफिनेशन है? एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। इसके एग्जांपल अगर हम लें, अगर ग्राउंड पुशेज यू अप एज यू जंप, जब हम ग्राउंड पे चलते हैं तो हम पैर से ग्राउंड को पुश करते हैं और उसका जो रिएक्शन होता है हम आगे को मूव करते हैं। इसका अगर कोई हम एक और एग्जांपल रियल वर्ल्ड में, अगर आप बॉल को थ्रो करोगे, दीवार पे मारोगे, जितना जोर से आपने उसको दीवार की तरफ पुश किया, थ्रो किया, मतलब कि एक्शन किया, वो उतना ही तेजी के साथ वापस आएगा। वो होगा रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज
एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है, द रॉकेट propulsion relies on the gas expelled downward and pushing the rocket up। जब रॉकेट हवा में जाता है तो वहां पे भी न्यूटन का थर्ड लॉ मोशन अप्लाई होता है। रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एट द सेम टाइम जो गैस है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकल रही है। तो ये क्या था, न्यूटन का थर्ड लॉ मोशन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन पेयर्स इन डेली लाइफ। इसकी और एग्जांपल है हमारे पास क्या है, वॉकिंग, फीट पुश बैकवर्ड, ग्राउंड पुशेस फॉरवर्ड इनेबलिंग द मूवमेंट। जैसे ही हम आगे को चलते हैं, जो हम पैरों से जमीन को पीछे को पुश करते हैं, मतलब एक्शन के साथ रिएक्शन हो रहा है। स्विमिंग में भी आर्म्स पुश वाटर बैक, वाटर प्रोपेल्स द बॉडी फॉरवर्ड। आर्म्स पुश वाटर बैक एंड वाटर प्रोपेल्स द बॉडी फॉरवर्ड। हम स्विमिंग के टाइम में भी अपनी आर्म्स का यूज करते हैं सो दैट हम आगे को मूव कर पाए। आर्म्स हमें एक्शन कर रही हैं, पीछे की तरफ पुश कर रही हैं और हमारी बॉडी आगे को जा रही है। तो ये था न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हमने क्या पढ़ा अभी, कंक्लूजन क्या था, द एंड्योरिंग इम्पैक्ट्स ऑफ न्यूटन्स लॉ। समरी, न्यूटन थ्री लॉ एक्सप्लेन हाउ ऑब्जेक्ट मूव एंड इंटरेक्ट। न्यूटन को तीन लॉज हमें बताते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। दूसरा क्या है इसका, कि फंडामेंटल रोल। दीज लॉज फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। जो ये तीन लॉज है न्यूटन के, ये फाउंडेशन है क्लासिकल फिजिक्स के लिए। तीसरा क्या है, फर्दर एक्सप्लोरेशन, कंटिन्यू लर्निंग फिजिक्स टू डीपन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। इसकी हम कंटिन्यू लर्निंग करेंगे सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्स की और भी ज़्यादा बेटर हो सके। तो ये थे हमारे लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 3। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।